डैनी डेंजोंगपा जन्म शेरिंग फिंटसो डेंजोंगपा 25 फरवरी 1948 एक भारतीय अभिनेता, गायक और फिल्म निर्देशक हैं जो मुख्य रूप से हिंदी और कभी कभी बंगाली, नेपाली और तमिल फिल्मों में काम करते हैं। 5 दशक के लंबे करियर में 1971 से अब तक 190 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। 2003 में डेंजोंगपा को भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। सिक्किम के युक्सोम में एक नेपाली भाषी भूटिया परिवार में शेरिंग फिंटसो डेंजोंगपा के रूप में जन्मे। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा बिरला विद्या मंदिर, नैनीताल में की और उसके बाद 1964 में सेंट जोसेफ कॉलेज, दार्जिलिंग में कॉलेज का कोर्स पूरा किया। डेंजोंगपा का घोड़ों और घुड़सवारी के प्रति प्रेम शुरू हुआ कम उम्र में ही, क्योंकि उनका परिवार घोड़ा पालने का काम करता था। वह एक चित्रकार, लेखक और मूर्तिकार भी हैं। उनकी भारतीय सेना में शामिल होने की महत्वाकांक्षा थी और उन्होंने पश्चिम बंगाल से सर्वश्रेष्ठ कैडेट का पुरस्कार जीता और गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार को दिए एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि उन्होंने सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज, पुणे के लिए अर्हता प्राप्त कर ली थी, लेकिन फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (FTII) पुणे में शामिल होने के लिए उन्होंने प्रवेश वापस ले लिया। उन्होंने अपनी तत्कालीन सहपाठी जया भादुड़ी की सिफारिश पर अपना नाम बदलकर सरल ध्वनि वाले डैनी रखने का निर्णय लिया, क्योंकि उनके मूल नाम शेरिंग फिंटसो डेंजोंगपा का उच्चारण करना कुछ लोगों के लिए कठिन माना जाता था। उनके बेटे रिंजिन डेंजोंगपा ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत की एक्शन फिल्म स्क्वाड। उन्होंने BR से शुरुआत की। 1971 में इशारा की जरूरत 1972 में रिलीज, जो उनकी पहली फिल्म थी। उन्हें बड़ा ब्रेक गुलजार की मेरे अपने 1971 में मिला, जहां उनकी सकारात्मक भूमिका थी। उन्होंने पहली बार BR चोपड़ा की धुंध 1973 में एक खलनायक की भूमिका निभाई, जहां उन्होंने एक अपंग और निराश पति की भूमिका निभाई। उन्होंने 70 के दशक में व्यावसायिक रूप से सफल, समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्मों जैसे चोर मचाए शोर, 36 घंटे, फकीरा, कालीचरण, काला सोना और देवता में दूसरे मुख्य नायक की भूमिका निभाई और अधिक सकारात्मक भूमिकाएं निभाई। फिल्म देवता में उनके प्रदर्शन के बाद उन्हें अधिक महत्वपूर्ण लंबी भूमिकाएं मिलनी शुरू हो गयीं। वह एक साथ नकारात्मक भूमिकाओं में आशिक हूँ, बहारों का, पापी, बंदिश, द बर्निंग ट्रेन और चुनौती जैसी बड़े बजट की फिल्मों का हिस्सा थे। 1980 के दशक की शुरुआत में उन्होंने फिल्में छोड़ने के बारे में सोचा था। उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा, जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने एक फिल्म निर्देशित करने का फैसला क्यों किया, मुझे याद है कि 80 के दशक में मैं उन फिल्मों से बहुत तंग आ गया था जो मैं कर रहा था। उन दिनों हर खलनायक एक डकैत था और मुझे याद है कि मैं सेट पर जाता था जहां एक अभिनेता तिवारी नामक मेरा गुर्गा था और मेरी मांद लालटेन वाली एक गुफा थी। अगले दिन मैं दूसरे सेट पर गया और मैंने तिवारी को फिर से अपना गुर्गा और वही लालटेन देखा। मैंने खुद से पूछा कि मैं क्या कर रहा था। मैंने मुंबई छोड़ दिया। मैंने बहुत कुछ किया, ट्रैकिंग की और कुछ वर्षों तक फिल्में नहीं की। मैंने NN सिप्पी को एक स्क्रिप्ट के बारे में बताया जो मेरे मन में थी और उन्होंने मुझे निर्देशन करने के लिए कहा। मैंने राजेश खन्ना और मेरी तत्कालीन प्रेमिका किम के साथ फिर वही रात बनाई। अपने निर्देशन की पहली सफलता के बाद उन्हें 1981 में बुलुंडी और हमसे बढ़कर कौन जैसी फिल्मों में फिर से नायक के रूप में अभिनय करने के प्रस्ताव मिले, जो सफल रहे। फिल्म बुलुंडी में उन्होंने डबल रोल निभाया था। हालांकि 1981 और 1983 के बीच की अधिकांश बाद की फिल्में सफल नहीं रहीं। वह अपनी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म अभी तो जी ले की असफलता से निराश थे, जिसमें तू लाली है सवेरी वाली जैसे लोकप्रिय गाने थे। इसलिए डैनी ने सहायक भूमिकाएं स्वीकार करना शुरू कर दिया। अक्सर वह अपनी वास्तविक उम्र से काफी बड़े किरदार निभाते थे। फिल्म फिर वही रात, जियो और जीने दो और धर्म और कानून की सफलता के बाद उन्हें हिंदी फिल्मों में नकारात्मक किरदार निभाने के प्रस्ताव लगातार मिलने लगे। इसके बाद उन्होंने 1984 के बाद से कई बार खलनायक की भूमिका निभाई।
1984 से लेकर 1990 के दशक तक डैनी को मुख्य रूप से उस समय के सभी प्रमुख अभिनेताओं जैसे राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, जितेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती के साथ मुख्य नकारात्मक किरदार के रूप में चित्रित किया गया था। विनोद खन्ना, अनिल कपूर और सनी देओल। उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा, अगर ऐसा नहीं होता कि मैंने 4 विशेष नकारात्मक भूमिकाएं नहीं की होती राजेश खन्ना के साथ मुख्य भूमिका में, फिर वही रात, धर्म और कानून, बंदिश और आशिक हूँ बहारों का, तो लोग मुझे खलनायक भूमिकाओं के लिए नहीं मानते। अधिकार में मेरी सकारात्मक भूमिका थी। वह मेरे दिल में विशेष स्थान रखते हैं क्योंकि उन्होंने 80 के दशक की शुरुआत में मेरे कठिन समय को पहचाना और मेरे साथ खड़े रहे। एक समय जब वह तेजी से नकारात्मक मुख्य भूमिकाएं कर रहे थे, राजकुमार संतोषी ने उन्हें चाइना गेट में सकारात्मक भूमिका के लिए कास्ट किया। 2000 के दशक की शुरुआत में डेंजोंगपा अशोका और 16 दिसंबर जैसी फिल्मों में दिखाई दिए। उनके द्वारा निभाई गई कुछ नायक विरोधी भूमिकाओं में एक बेईमान राजनेता, भ्रष्ट पुलिसकर्मी, गद्दार और कंजूस जमींदार शामिल थे। उन्होंने कुछ अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों में भी अभिनय किया है, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध 7 Years in तिब्बत है, जिसमें वह दिखाई दिए। उन्होंने लहू के 2 रंग, बुलुंडी, बॉक्सर, हमसे बढ़कर कौन, खुदा गवाह, 16 दिसंबर और चाइना गेट में सकारात्मक भूमिकाएं निभाईं। वह एक निपुण गायक हैं, जिन्होंने भारतीय संगीत के दिग्गजों किशोर कुमार, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और आशा भोसले के साथ गाया है। उन्हें सबसे पहले गाने का मौका एसडी ने दिया था। 1972 में फिल्म ये गुलिस्तान हमारा में बर्मन डेंजोंगपा ने लता मंगेशकर के साथ युगल गीत गाया। डैनी डेंजोंगपा ने एसडी पर उद्धृत किया है। बर्मन के अनुसार फिल्मों में पार्श्वगायक बनने का मेरा सपना ये गुलिस्तान हमारा 1972 में मेरा नाम आओ नंबर के साथ आया। वह उस्ताद थे एसडी। बर्मन ने मेरी गायन क्षमताओं को पहचाना और साहसी प्रयोग किया। उन्होंने मुझे लता मंगेशकर के साथ अपना पहला युगल गीत गाने के लिए कहा। उन्होंने मुझे सलाह दी कि मैं गायन के दौरान हास्य प्रभाव पैदा करने के साथ साथ माधुर्य भी बनाए रखूं। गाना जबरदस्त हिट रहा। यह बात 8 जनवरी 2012 को द हिंदू में रंजन दास गुप्ता को बताई गई थी। डेंजोंगपा ने नेपाली फिल्म सैनो में लेखन और अभिनय किया। उनके भतीजे उग्येन छोपेल ने इसका निर्देशन किया था। उन्होंने इसका शीर्षक गीत और उदित नारायण की पत्नी दीपा नारायण के साथ युगल गीत गाया है। बाद में इस फिल्म को चोपेल ने स्वयं बंधु 1992 के रूप में हिंदी में बनाया और डेंजोंगपा द्वारा दूरदर्शन के लिए भारतीय टेलीविजन श्रृंखला अजनबी के रूप में रूपांतरित किया।